सोचिए, उस अभागे बेटे के दिल पर क्या गुजरेगी जिसे विरासत में करोड़ों की दौलत मिले, पर कलकत्ता की जगमगाती लाइटों के लालच में वो अपना सब कुछ लुटाकर वापस उसी कच्ची मिट्टी की धूल छानने पर मजबूर हो जाए। वैद्यनाथ, जिसे गांव की शांति नर्क लगती थी और शहर का शोर स्वर्ग, पर जब सगे दोस्तों ने ही उसे बर्बादी के दहाने पर ला खड़ा किया, तो उसे समझ आया कि असली सुकून बैंक के खातों में नहीं, बल्कि मां की उस पवित्र माला और गांव की बूढ़ी दुकान में छिपा था। असममुंज मुखोपाध्याय की ये कालजयी रचना मोहभंग, लालच और अपनी जड़ों की ओर लौटने की एक ऐसी अमर दास्तान है जो आपके हृदय को झकझोर कर रख देगी। सुनिए डिजिटल नॉवल वर्ल्ड की एक और बेमिसाल पेशकश। तो आइए सीधे रुख करते हैं मकालपुर गांव के उस पुराने पुश्तैनी अहाते का, जहां आद्यनाथ की मौत के बाद उनकी मामूली सी दिखने वाली लोहे की तिजोरी वैद्यनाथ की किस्मत का सबसे बड़ा ताला खोलने जा रही है। उस जमाने में आद्यनाथ घोषाल की अचानक मौत से गांव के लोग उतने ज्यादा हैरान नहीं हुए थे जितने वे अगले दिन की वो सनसनीखेज खबर सुनकर रह गए थे। उन दिनों पूरे गांव में ये खबर उड़ रही थी कि आद्यनाथ के सोने वाले कमरे में रखी एक पुरानी और मामूली सी लोहे की तिजोरी से उनके इकलौते बेटे वैद्यनाथ को नकद 21,000 रुपए मिले हैं। आज के हिसाब से देखा जाए तो ये रकम करोड़ों रुपयों की बेहिसाब दौलत के बराबर थी। शुरू में तो पिता के जाने का गहरा दुख वैद्यनाथ के सीने से किसी फव्वारे की तरह फूटकर बाहर आ रहा था, लेकिन उस पुरानी तिजोरी से निकले करीब 250 किलो वजन वाले उन चांदी के सिक्कों के भारी बोझ ने उसके उस उबलते हुए दुख को पूरी तरह से दबा दिया। सच पूछो तो ये खबर थी भी बहुत हैरानी वाली। जिंदगी भर सिर्फ 8 हाथ की छोटी सी धोती पहनने वाले और हमेशा नंगे पैर चलने वाले आद्यनाथ की उस बेहद मामूली सी जिंदगी में ऐसा कोई सुनहरा मौका कभी नहीं आया था जिसकी वजह से उसकी वो पुरानी तिजोरी रुपयों से इस कदर छक्कर भर सके। उनकी सारी जमा पूंजी के नाम पर गांव के बाजार में बस एक छोटी सी परचून की दुकान थी और 10-15 बीघा पुश्तैनी जमीन थी। लेकिन आद्यनाथ अपनी उस छोटी सी दुकान से किसी सगे बच्चे की तरह बेतहाशा प्यार करता था और हर वक्त उसी पर अपनी पैनी नजरें गड़ाए रखता था। अब उसकी मौत के बाद जाकर ही लोगों को उसकी उस गहरी ममता का असली मतलब समझ में आ पाया था। खुद वैद्यनाथ ने भी सपने में कभी इतनी भारी दौलत की उम्मीद नहीं की थी, इसलिए अचानक मिली इस बेहिसाब संपत्ति को देखकर वो किसी फिक्र में तो नहीं पड़ा, लेकिन दिन रात हर वक्त तरह तरह के सुख चैन और अमीरी के मीठे सपनों में जरूर गोते लगाने लगा। जब पिता के श्राद्ध का सारा काम पूरा हो गया तो एक दिन उसने अपनी माँ के पास जाकर पूछा कि माँ, अब तुम आगे क्या करना चाहती हो? उसने कहा कि अगर तुम बाकी का जीवन काशी में बिताना चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए वहां रहने का सारा अच्छा बंदोबस्त कर देता हूं। हमेशा किसी तेज बहती हुई नदी की तरह चंचल रहने वाली वो औरत अपने पति की मौत के बाद अचानक बर्फ की तरह जमकर बिल्कुल खामोश हो गई थी। उस नई नई विधवा हुई मां ने बहुत ही छोटे शब्दों में अपने बेटे के सवाल का जवाब देते हुए सिर्फ इतना ही कहा कि नहीं। वैद्यनाथ ने थोड़ा झिझकते हुए कहा कि तो फिर क्या आप बड़ी मामी जी के पास वृंदावन जाकर रहना चाहेंगी? उसकी मां ने तुरंत बात काटते हुए कहा कि मुझे अब किसी भी और वन या जंगल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो अपने इसी मकालपुर गांव के जंगल में ही बाकी की जिंदगी गुजार लूंगी बेटा। यह सुनकर वैद्यनाथ ने अपने सूखे गले से थूक निकलते हुए पूछा कि तो फिर पिताजी की उस दुकान का क्या होगा? उन्होंने बड़ी सख्ती से कहा कि वो दुकान जैसी चल रही है उसे बिल्कुल वैसे ही चलने दिया जाएगा। वैद्यनाथ ने थोड़ी घबराहट के साथ कहा कि लेकिन मां, मेरे बस की बात नहीं है कि मैं उस छोटी सी दुकान की देखभाल कर सकूं। अपने मोहल्ले का अन्नदा पार उस दुकान को खरीदना चाहता है, इसलिए अगर तुम्हारी इजाजत हो तो मैं अन्नदा को वो दुकान बेच दूं। मां मुक्ताकेशी ने तुरंत अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि वो दुकान किसी को भी नहीं बेची जाएगी बेटा, और अगर तू उसे नहीं संभाल सकता तो कोई बात नहीं, मैं अपनी तरफ से तनख्वाह देकर कोई आदमी रख लूंगी। ये बात कहकर मुक्ताकेशी आंगन की तेज धूप में सूखने के लिए फैले हुए धान को पलटने के इरादे से वहां से उठकर चली गई। उधर दूसरी तरफ अचानक किसी बहुत बड़े साम्राज्य को पा लेने की तरह वैद्यनाथ उस जमाने के 21,000 रुपयों का अकेला मालिक बनकर एक बहुत ही अजीब और भयानक बेचैनी के बीच अपने दिन गुजारने लगा था। आज के वक्त में देखा जाए तो वो रकम कई करोड़ों रुपयों की बेहिसाब दौलत के बराबर थी।
वो हर वक्त बस यही सोचता रहता था कि उसे अब क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्या उसे इसी पेड़ पौधों और जंगलों से घिरे हुए छोटे से गांव में अपनी जिंदगी काटनी चाहिए या फिर स्वर्ग जैसे खूबसूरत कलकत्ता शहर में जाकर एक बहुत ही आरामदायक और मजे वाली जिंदगी जीनी चाहिए। इन्हीं सब ख्यालों में उलझकर वो दिन रात छटपटाता रहता था। उन दिनों उसके दोस्तों की मंडली और गांव के ज्यादातर समझदार बुजुर्ग उसे यही सलाह देते थे कि उसे और ज्यादा जमीन जायदाद, बाग बगीचे और तालाब खरीदकर अपनी संपत्ति को बढ़ा लेना चाहिए। उसे अपने पुश्तैनी घर को और शानदार बना लेना चाहिए और उस दुकान को एक बहुत बड़े कारोबार में बदल देना चाहिए। अगर वो ऐसा करेगा तो धन की देवी लक्ष्मी हमेशा के लिए उनके घुशाल खानदान में मजबूती से बन जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ उन 21,000 चांदी के सिक्कों की भारी भरकम फौज उसका सीना चौड़ा करके उसके अंदर से चीख चीख कर कह रही थी कि इतने सालों तक तुम बिना किसी सहारे के इस गांव के धान के खेतों में किसी घोंगे की तरह पड़े हुए थे। हम बिना तुम्हारे बुलाए और बिना किसी पूजा पाठ के खुद चलकर तुम्हारे हाथों में आ गए हैं ताकि हम तुम्हें सचमुच का एक बड़ा इंसान बना सकें और दुनिया के हर सुख चैन से तुम्हारी झोली भर सकें। उसके सामने दो बिल्कुल अलग दुनिया थीं, जिनमें से एक तरफ गांव के वे घने जंगल, तालाब, बाग बगीचे, धान के खेत, पानी और कीचड़ भरा हुआ था और दूसरी तरफ कलकत्ता शहर की वे डामर से बनी पक्की और चौड़ी सड़कें, जगमगाती हुई बिजली की बत्तियां, बजते हुए रेडियो, सिनेमा घर, चलती हुई ट्राम और बसें, मोटर गाड़ियां, खूबसूरत पार्क और लोगों से भरी हुई महफिलें उसे अपनी तरफ खींच रही थीं। एक तरफ गांव की वो अमावस वाली डरावनी रात थी तो दूसरी तरफ कलकत्ता की वो सर्दियों की पूनम वाली खिलखिलाती और मीठी चांदनी थी। एक तरफ ये गांव उससे नरक की तरह लग रहा था तो दूसरी तरफ वो शहर उसे किसी खूबसूरत इंद्रलोक की तरह बुला रहा था। अब ये उसे खुद ही तय करना था कि वो अपनी जिंदगी के सफर में कौन सा नया रास्ता चुनेगा। उस जमाने की इस अचानक आई हुई बेहिसाब दौलत ने वैद्यनाथ को अंदर ही अंदर बहुत बुरी तरह से उलझा कर रख दिया था। मुक्ताकेशी एक बहुत ही समझदार माँ थी और वे अपने बेटे की इस उलझन भरी दिमागी हालत को बहुत अच्छी तरह से समझ गई थी। उन्होंने बड़े प्यार से समझाते हुए कहा कि देख बेटा, अगर तेरे मन में यही इच्छा है तो तू अपनी बहू को साथ लेकर कलकत्ता चला जा और वहीं अपना घर बसा ले। अपनी माँ के चेहरे की तरफ गौर से देखते हुए वैद्यनाथ ने एक हल्की सी मुस्कान के साथ कहा कि माँ, तुम तो ये बात पक्का मुझसे गुस्सा होकर कह रही हो। उस वक्त मुक्ताकेशी अपने हाथों में भगवान के नाम की माला जप रही थी। उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में जवाब दिया कि नहीं रे वैद्य, मैं ये बात तुझसे जरा भी नाराज होकर नहीं कह रही हूं और अपने हाथों में ये पवित्र माला लेकर मैं भला कोई झूठ क्यों बोलूंगी। ये सुनकर वैद्यनाथ ने तुरंत पूछा कि तो फिर क्या तुम भी हमारे साथ कलकत्ता चलोगी। मुक्ताकेशी ने एक गहरी सांस ली और कहा कि क्या मैं अपने पुरखों की इस पवित्र जमीन और पुश्तैनी घर को छोड़कर कहीं जा सकती हूं बेटा। अगर मैंने ऐसा किया तो हमारे इस पूरे खानदान का बहुत भारी अहित हो जाएगा और फिर उसके अलावा गांव में हमारे गुजारे की वो पुरानी दुकान भी तो है। तेरा तो तब तक इस दुनिया में जन्म भी नहीं हुआ था बेटा जब मैंने अपने हाथों की सोने की 2 चूड़ियां बेचकर उस दुकान की शुरुआत की थी। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खामोश होकर मुक्ताकेशी ने अपनी यादों में खोते हुए कहा कि उफ, न जाने उस बात को आज कितने साल बीत गए। मैं तो बस 9 साल की एक छोटी सी बच्ची थी जब मैं ब्याह कर इस घर में आई थी। आज जिस जगह पर वो नया वाला कमरा बना हुआ है, उन दिनों ठीक उसी जगह पर जामुन का एक बहुत बड़ा और घना पेड़ हुआ करता था। घर के पिछवाड़े वाला वो पुराना तालाब उस जमाने में सांतरा परिवार की जागीर हुआ करती थी। उसमें मेरे ससुर जी का भी एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा था जो उस वक्त के हिसाब से सिर्फ 6 पाई का था, यानी आज के जमाने के मुश्किल से कोई 100-150 रुपए की मामूली सी हैसियत रही होगी। ये सब बताते बताते मुक्ताकेशी अचानक फिर से चुप हो गईं। शायद उन पुराने और सुनहरे दिनों की यादें ताज़ा होते ही उनके सीने के भीतर से बहुत ही आहिस्ता से एक लंबी और ठंडी आह निकाल पड़ी थी। उस दिन उन दोनों माँ बेटे के बीच बहुत देर तक न जाने कितनी ही बातों पर लंबी चर्चा होती रही। सच पूछो तो एक माँ का मन किसी साफ आईने की तरह होता है जिसमें उसकी औलाद के दिल में छिपी हुई सबसे गहरी बातों की परछाई भी
साफ साफ दिखाई दे जाती है। आजकल वैद्यनाथ के मन में कलकत्ता जाकर बसने की जो बहुत तेज और बेकाबू हसरत पैदा हो गई थी और जो उसे दिन रात बेचैन कर रही थी, मुक्ताकेशी उस बात को बहुत अच्छी तरह से भांप चुकी थी। उन्हें इस बात का गहरा डर था कि कहीं अपने इकलौते बेटे की इस बड़ी इच्छा का विरोध करने से उसके मन में कोई भारी निराशा या दुख ना बैठ जाए और फिर उसी दिमागी परेशानी की वजह से कहीं उसे कोई शारीरिक बीमारी न घेर ले। इसी डर और फिक्र की वजह से उस लंबी बातचीत के बाद आखिरकार यही तय हुआ कि वैद्यनाथ अपनी पत्नी को साथ लेकर कलकत्ता ही जाएगा और वहीं अपनी नई जिंदगी शुरू करेगा। अपने बेटे को तसल्ली देते हुए मुक्ताकेशी ने कहा कि आजकल ये हमारा गांव और आसपास का देहात दिन ब दिन तरह तरह की बीमारियों का एक बहुत बड़ा अड्डा बनता जा रहा है, इसलिए तेरा कलकत्ता जाकर रहना ही सबसे अच्छा फैसला है बेटा। मेरी तो मजबूरी है कि मेरे पास इस पुश्तैनी जमीन को छोड़कर जाने का कोई रास्ता नहीं है, वरना तो मैं भी तेरे साथ वहीं चलती। एक बहुत ही समझदार और चौकन्नी माँ की तरह उन्होंने ये बात सिर्फ इसलिए कही थी ताकि उनके बेटे के मन में इस फैसले को लेकर राई के दाने के बराबर भी कोई शक या पछतावा बाकी ना रह जाए। ये कहकर मुक्ताकेशी ने अपनी बातें खत्म की और फिर से पूरी लगन के साथ अपने हाथों में पकड़ी हुई उस माला को जपने में मग्न हो गईं। उन दिनों लंबी बातचीत के बाद यही तय हुआ कि जब गांव वालों को इस दौलत की भनक लगी चुकी है तो इतनी भारी रकम घर में रखना बिल्कुल ठीक नहीं होगा। ये फैसला हुआ कि वैद्यनाथ कलकत्ता जाकर उस खजाने को बैंक में जमा कर देगा और वो पैसा किसी भी हाल में खर्च नहीं किया जाएगा। उस बड़े शहर में अपना गुजारा करने के लिए वैद्यनाथ वहां कोई काम धंधा ढूंढ लेगा। जिस भारी फिक्र ने इतने दिनों से वैद्यनाथ का दिल बेचैन कर रखा था, आज हमेशा के लिए उसका अंत हो गया था। उसे लग रहा था मानो वो अमावस की डरावनी रात को पीछे छोड़कर अब पूनम की खूबसूरत चांदनी में नहाने जा रहा था। गांव के उस नर्क को छोड़कर कलकत्ता के स्वर्ग में बसने के ख्याल से ही उसका मन मीठी खुशी से लबालब भर उठा। अपनी माँ के पास से उठकर वो खुशी से झूमता हुआ सीधे रसोई घर की तरफ गया, जहां उसकी पत्नी यमुना बाला खाना पका रही थी। उसने अपनी पत्नी को देखकर बहुत ही सुरीले अंदाज में गुनगुनाते हुए कहा कि ओ यमुना, क्या तुम सच में बहती हुई यमुना नदी हो? कुछ दिनों बाद उस जमाने के कलकत्ता में उनका नया बसेरा शुरू हो गया। उनके घर के बाहर वाले रास्ते पर हर वक्त फेरी वालों की अजीब आवाजें और भीड़ का भारी शोर गूंजता रहता था। सड़क से कोई चिल्लाता कि बढ़िया जलपान ले लो, तो कोई पुकारता कि जयनगर का मीठा मोआ ले लो। बीच में कोई राहगीर पूछता कि बाबूजी 32 नंबर की इमारत कौन सी है, तो कोई किसी बच्चे को डांटता कि आज तुझे मारकर चटनी बना दूंगा। जब बाहर ये सारा शोर शराबा मचा हुआ था, ठीक उसी वक्त कमरे में रखे रेडियो पर भी एक अजीब सा कार्यक्रम चल रहा था। रेडियो से एक भारी आवाज आ रही थी कि आपने ताड़ की खीर के बारे में तो सुन लिया, अब मैं आपको ताड़ कर हलवे के बारे में बताऊंगा। ये हलवा बहुत ही मजेदार होता है, लेकिन अपना लालच रोककर इसे थोड़ा ही खाना चाहिए, वरना ये पेट में जाकर भारी बगावत खड़ी कर सकता है। पेट के अंदर हलवे की वो बगावत तो खैर भविष्य की बात थी, लेकिन उसी पल साक्षात बगावत का रूप लिए हुए मकान मालिक ऊपर से नीचे उतर आया। उसने बहुत ही कड़क और रूखी आवाज में कहा कि बद्रीनाथ बाबू, मैं आपको बार बार समझा चुका हूं कि या तो आप दूसरा मकान ढूंढ लीजिए या फिर अपना ये रेडियो तुरंत बंद कर दीजिए। सुबह से लेकर रात के 10 बजे तक इस मशीन की ये बकबक अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होती है। दोपहर के वक्त जब मैं थोड़ा सा सोना चाहता हूं तो आंख तक नहीं लगती, और सुबह शाम मेरे लड़कों की पढ़ाई लिखाई का भी इसने पूरी तरह से कबाड़ा कर दिया है। वे दोनों बस अपनी किताबें खोलकर बैठ जाते हैं और मुंह बाए हर वक्त इसी की आवाज सुनते रहते हैं। वैद्यनाथ कलकत्ता आ गया है। ऊपर की बातों से ये बात थोड़ी धुंधली सी समझ में आती है। ये धुंधलापन इसलिए है क्योंकि शायद ये कोई दूसरा वैद्यनाथ भी हो सकता है। ये राम का भांजा या श्याम का भतीजा भी हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इसका नाम वैद्यनाथ हो ही ना, शायद इसका नाम वृंदावन या तारकेश्वर हो, और सिर्फ वैद्यनाथ धाम में पैदा होने की वजह से लोग इसे प्यार से वैद्यनाथ पुकारते हों। लेकिन सच पूछो तो बात बिल्कुल साफ है कि ये हमारा वही वैद्यनाथ है, यानी मकालपुर गांव का रहने वाला आद्यनाथ का इकलौता बेटा, जो आज पूरे 3 महीने से अपनी पत्नी के साथ कलकत्ता शहर में आकर बस गया है। उस इमारत की दूसरी मंजिल पर मकान मालिक रहता था और नीचे के 2 कमरे वैद्यनाथ ने किराए पर ले रखे थे।
उस जमाने के 22 रुपए महीने के किराए पर लिए गए उन कमरों की हैसियत आज के वक्त में कम से कम 15-20 हजार रुपए के बराबर थी। उन 2 कमरों में से एक उनके सोने का कमरा था और दूसरे कमरे का दरवाजा सड़क की तरफ खुलने की वजह से उसे एक बैठक की तरह इस्तेमाल किया जाता था। उसी बैठक में कभी कभार उसके 1-2 दोस्त भी उससे मिलने आ जाया करते थे। उसके पिता की छोड़ी हुई उन 21,000 रुपयों की भारी दौलत में से 1,000 रुपये तो उन्हीं के पीछे यानी उनके श्राद्ध के भारी भरकम खर्च में उड़ा दिए गए थे, जो कि आज के हिसाब से कोई 1.5-2 लाख रुपए का खर्च रहा होगा। बाकी बचे हुए 20,000 रुपयों को लेकर मां का बहुत सख्त आदेश था कि उन्हें सीधे बैंक में जमा कर दिया जाए। वैद्यनाथ ने अपनी मां के उस आदेश का पालन तो किया, लेकिन बीच में ही अपनी मर्जी से थोड़ा सा हिस्सा काट लिया। यानी उसने आज के लगभग 7-8 लाख रुपयों के बराबर के 5,000 रुपये अपने हाथों में रोक लिए और बाकी बचे हुए 15,000 रुपये ही बैंक के खाते में जमा किए। उसी 5,000 रुपये की मोटी रकम में से उसने ये नया रेडियो सेट खरीदा था। मकान मालिक का वो खौफनाक रूप और उसकी कड़वी बातें सुनकर वैद्यनाथ ने उसी वक्त उठकर अपना रेडियो बंद कर दिया। उसके बाद वो उसी बैठक वाले कमरे में चुपचाप बैठकर सोच विचार करने लगा। तभी अचानक उसकी गहरी सोच को धक्का देते हुए बाहर से किसी ने जोर से पुकारा कि बद्रीनाथ बाबू, क्या आप घर के अंदर हैं? वैद्यनाथ ने अपनी जगह से उठकर जैसे ही दरवाजा खोला तो उसका दोस्त शशिकांत कमरे के अंदर दाखिल हुआ। उसने आते ही कहा कि मैं तो बस एक प्याली चाय की तलब में भटकता हुआ तुम्हारे घर तक आ पहुंचा हूं, क्योंकि तुम्हारी उस नई नौकरी की पक्की खबर निकालने के लिए मुझे आज बहुत ज्यादा भागदौड़ करनी पड़ी है। वैद्यनाथ ने बहुत ही संजीदगी से कहा कि क्या सच में ऐसा है? इस काम के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। शशिकांत ने तुरंत जवाब दिया कि तुम्हारा ये शुक्रिया मैं ठीक से हजम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अब उस नौकरी के मिलने की कोई भी उम्मीद बाकी नहीं बची है। तुम्हारी जगह पर किसी और आदमी को वो काम सौंप दिया गया है। मैंने तो यही सुना है कि उसकी सिफारिश बहुत ही तगड़ी और ऊंची थी, क्योंकि वो किसी रिटायर हो चुके डिप्टी साहब के भतीजे का ममेरा साला लगता है। ये सुनकर वैद्यवाद बहुत जोर से हंस पड़ा और बोला कि चलो जो हुआ वो अच्छा ही हुआ। तुम तो जानते ही हो कि जेवरों में जैसे कंगन सबसे अच्छे होते हैं, वैसे ही रिश्तेदारों में साला ही सबसे अच्छा माना जाता है। तुम यहीं रुको, मैं बस अभी अंदर जाकर तुम्हारे लिए एक प्याली चाय लाने को कह देता हूँ। कमरे के अंदर कदम रखते हुए रविंदर ने कहा कि एक प्याली की जगह अगर मेहरबानी करके 2 प्याली चाय मिल जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। फिर अचानक शशिकांत को वहां देखकर वो तंज कसते हुए बोला कि क्या बात है, आज तो दिन के साफ उजाले में ही चांद निकल आया है। वैद्यनाथ ने मुस्कुराते हुए कहा कि मुझे भी ठीक इसी बात का डर लग रहा है, क्योंकि आज सूरज और चांद दोनों एक साथ निकल आए हैं, कहीं कोई भारी अनहोनी न घट जाए। ये कहकर वैद्यनाथ उन दोनों के लिए चाय का बंदोबस्त करने अंदर चला गया। सच पूछो तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि कलकत्ता के इस नए शहर में ये दोनों ही वैद्यनाथ के बिल्कुल नए बने हुए दोस्त थे। शशिकांत ने रविंद्र की तरफ पलटकर पूछा कि तुम इतनी सुबह सुबह कहाँ गए हुए थे? रविंद्र ने जवाब दिया कि मेरा जाना तो हो ही नहीं पाया और मैं आधे रास्ते से ही लौट आया। दरअसल मेरा मन थोड़ा सा बायोस्कोप देखने का हो रहा था, क्या तुम मेरे साथ वहां चलोगे? शशिकांत ने चिढ़ते हुए कहा कि हे भगवान, पर्दे पर चलती हुई नकली परछाइयों के पीछे अपना कीमती वक्त और पैसा बर्बाद करने जैसी बेवकूफ़ी मेरे अंदर बिल्कुल नहीं है। हाँ, अगर तुम नाटक या थिएटर देखने की बात करते तो फिर भी कोई बात बन सकती थी। रविंद्र ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि अरे छोड़ो भी इस बात को, वो थिएटर तो बहुत ही पुराने जमाने का शौक है, बिल्कुल उस बख्तियार खिलजी के दौर की कोई पुरानी और सड़ी गली चीज। आखिर उस पुराने नाटक में भला देखने लायक रखा ही क्या है? इसके बाद थिएटर ज्यादा अच्छा है या बायोस्कोप ज्यादा बेहतर है? इस बात को लेकर उन दोनों के बीच बहुत ही भयंकर और जोरदार बहस छिड़ गई। उस जमाने में कलकत्ते के नौजवानों के बीच ये एक बहुत ही आम बहस हुआ करती थी। फिर जब गर्मा गर्म चाय आ गई तो उसे पीने के बाद एक नए जोश के साथ उन दोनों की वो जबानी जंग अपनी सारी हदें पार कर गई। बात इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मानो नौबत हाथापाई तक पहुंच गई हो, और उन दोनों की खौफनाक चीखों पुकार और दहाड़ से ऐसा लगने लगा कि बस अब इस कमरे की छत फटकर नीचे गिरने वाली है। ठीक उसी नाजुक घड़ी में दरवाजे के एकदम सामने उस मकान मालिक का वो खौफनाक और डरावना रूप दूसरी बार प्रकट हो गया। बादलों की गरज जैसी भारी आवाज में उसके मुंह से ये फरमान निकला, बद्रीनाथ बाबू, आप आज के आज ही मेरा ये मकान खाली करके यहां से चले जाइए। खैर, मैं आपको बस कल तक का थोड़ा सा वक्त और दे रहा हूं। उन दिनों मकान मालिक की इस कड़क बात का कोई भी जवाब किसी के पास नहीं था, इसलिए वे तीनों ही बुत बनकर बिल्कुल खामोश बैठे रह गए।
लेकिन दिल की बात कहूं तो उस वक्त वैद्यनाथ का इस तरह खामोश बैठे रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। उसे तो बहुत एहसानमंद होकर मकान मालिक को तरह तरह की मिठाइयों के साथ एक प्याली बढ़िया चाय पिलानी चाहिए थी, क्योंकि उसी के आने की वजह से उन दोनों दोस्तों के बीच चल रहा वो भयानक लंका कांड बीच में ही पूरी तरह से थम गया था। एक साथ सूरज और चांद के निकलने से जिस अनहोनी के घटने का डर मंडरा रहा था, वो खतरा बीच रास्ते में ही हमेशा के लिए टल गया था। लेकिन उस दिन वैद्यनाथ को ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि अब इस मकान में उसका रहना किसी भी तरह से मुमकिन नहीं हो सकेगा। उसे ये घर छोड़ना ही पड़ेगा और वो भी बहुत जल्द खाली करना होगा। तब इस नई मुसीबत से निपटने के लिए उन तीनों के बीच बहुत ही गहरी सलाह और बातचीत चलने लगी। उन दिनों कलकत्ता शहर में रहने के लिए एक नए मकान की तलाश जोरों पर चल रही थी। तभी एक दिन शशिकांत ने आकर ये बड़ी खबर दी कि बद्रीनाथ बाबू शहर में एक बहुत ही बढ़िया मकान बिकने के लिए आया है। किराए के मकान में धक्के खाने से तो कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप खुद का ये नया मकान ही खरीद लें। अपना घर होने पर आपको अपने ही पैसों से किसी दूसरे का मोहताज बनकर नहीं रहना पड़ेगा और कोई मकान मालिक आपको आंखें दिखाकर दो कड़वी बातें भी नहीं कह सकेगा। वैद्यनाथ बिल्कुल खामोश होकर मन ही मन उसकी इन बातों पर गहराई से विचार करने लगा। शशिकांत ने उसे समझाते हुए आगे कहा कि वो मकान बहुत ही थोड़े दिन पहले बना है और एक बहुत ही शरीफ और अच्छे मोहल्ले में है, जिसमें ऊपर और नीचे मिलाकर कुल 8 कमरे हैं। अगर आप एक तरफ के 2 कमरे अपने रहने के लिए रख लें और बाकी का पूरा हिस्सा किराए पर उठा दें तो आपको हर महीने आराम से आज के ज़माने के 60-70 हज़ार रुपयों के बराबर का भारी किराया मिल जाया करेगा। आप खुद ही ठंडे दिमाग से इस बात पर गौर करके देख लीजिए। अगर आप ये मकान खरीद लेते हैं तो आपके खाने पीने से लेकर दवा दारू तक का सारा इंतजाम इसी किराए से हो जाएगा। काफी देर तक सोच विचार करने के बाद वैद्यनाथ ने पूछा कि क्या सचमुच वहां से आज के 60-70 हज़ार रुपए जितना किराया आ सकता है? शशिकांत ने पूरे यकीन के साथ कहा कि मुझे तो लगता है कि शायद उससे भी कहीं ज्यादा ही आएगा, क्योंकि मुझे याद आ रहा है कि उसकी 3री मंजिल पर भी एक छोटा सा कमरा बना हुआ है। इसलिए मेरी मानिए तो आप बिना देर किए इसे खरीद ही डालिए बद्रीनाथ बाबू। अगर आप चाहें तो अभी मेरे साथ चलकर बाहर से उस मकान को एक नज़र देख भी सकते हैं, क्योंकि वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। वैद्यनाथ ने मन ही मन सोचा कि सच पूछो तो ये सौदा बिल्कुल भी बुरा नहीं रहेगा। इसलिए वो उसी वक्त अपने कपड़े और जूते पहनकर शशिकांत के साथ उस नए मकान को देखने के लिए बाहर निकल पड़ा। उस रात खाना खाने के बाद वैद्यनाथ न जाने कितनी ही उलझनों और ख्यालों का बोझ लेकर अपने बिस्तर पर लेटा रहा। वो सोचता रहा कि आखिर अब उसे क्या करना चाहिए। सच कहूं तो किसी दूसरे के किराए के मकान में रहना अपने आप में एक बहुत भारी मुसीबत है। अगर वो अपना खुद का मकान खरीद ले तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। अपना पैसा बैंक में जमा रखने से तो कहीं ज्यादा अक्लमंदी का काम यही लग रहा है। उस दौर में कलकत्ता जैसे बड़े शहर में अपनी खुद की संपत्ति होना बहुत बड़े सौभाग्य की बात मानी जाती थी। बैंक का क्या भरोसा, वो तो किसी भी दिन अचानक डूब सकता है। लेकिन एक पक्के मकान में ऐसा कोई भी खौफ नहीं रहता। और फिर सबसे बड़ी बात तो यह है कि कलकत्ता शहर की संपत्ति की कीमत आने वाले वक्त में लगातार बढ़ती ही जाएगी, वो कभी कम नहीं हो सकती। मकालपुर गांव के वो बेकार से धान के खेत खरीदने से तो ये फैसला 1000 गुना ज्यादा बेहतर है। और अब वैसे भी उस मकालपुर गांव में जाता ही कौन है? जब तक वो बूढ़ी माँ जिंदा है तब तक मैं महीने में बस एक बार उनका हालचाल पूछने वहां चला जाया करूंगा, और उसके बाद मैं उस मौत के दरवाजे जैसी मनहूस जगह पर कभी पलट के नहीं जाऊंगा। भला उस पिछड़े हुए देहात में भी कोई इंसान रह सकता है? सचमुच मेरी माँ की अक्ल भी बिल्कुल उल्टी ही चलती है। अगर वो चाहती तो गांव के बाजार वाली उस पुरानी दुकान को अन्नदा पाल के हाथों आराम से बेच सकती थीं, लेकिन ऐसा ना करके उन्होंने अपनी जेब से तनख्वाह देकर एक आदमी रख लिया ताकि वो रत्ती भर की छोटी सी दुकान चलती रहे। ये सब औरतों वाली छोटी और नासमझ बुद्धि का ही तो नतीजा है। खैर, जो भी हो, उसी हफ्ते वैद्यनाथ ने उस मकान का कुछ पैसा देकर अपना पक्का सौदा कर लिया, और फिर उसके अगले ही महीने उसने आज के ज़माने के हिसाब से करीब 1.5-2 करोड़ रुपयों की एक बहुत भारी रकम देकर वो पूरा मकान हमेशा के लिए खरीद लिया। उस मकान के एक किनारे वाले जो 2 कमरे थे उन्हें वैद्यनाथ ने अपने रहने के लिए रख लिया, और बाकी का पूरा हिस्सा आज के करीब 60,000 रुपयों के बराबर किराए पर उठा दिया।
लेकिन कलकत्ता शहर में बिल्कुल नए और आधुनिक तौर तरीकों से जिंदगी गुजारने के चक्कर में वैद्यनाथ के घर का खर्च हर महीने आज के करीब 3-4 लाख रुपयों के बराबर पहुंचने लगा था। भले ही वो खर्च बहुत ज़्यादा ऊंचे दर्जे का नहीं था, लेकिन फिर भी उस जमाने के हिसाब से वो एक बहुत ही महंगी और शानदार जिंदगी थी। पहले उसके पास नकद रुपयों की जो एक बहुत बड़ी ताकत थी, अब धीरे धीरे वो ताकत खत्म होने लगी थी। और तो और उसे अपने मकान का वो किराया भी हर महीने वक्त पर नहीं मिल पाता था। जो सज्जन उसके मकान में किराएदार बनकर आए थे, वे बड़ी ढिठाई से कहते थे कि इंसान पहले अपने पहनने ओढ़ने का खर्च निकालता है, उसके बाद अपनी चाय और सिगरेट का इंतजाम करता है, फिर अपने खाने पीने का खर्च देखता है और उसके बाद जिंदगी के बाकी खर्चे पूरे करता है, तब जाकर कहीं सबसे आखिर में मकान के किराए का नंबर आता है। जब तक मैं अपने घर के ये सारे ज़रूरी खर्चे पूरे ना कर लूं, तब तक मैं सबसे पहले आपको मकान का किराया भला कैसे दे सकता हूं। सच पूछो तो किराएदार की ये बात भी अपने जगह बिल्कुल 100 आने सच थी। इस अजीब सी दलील का कोई भी जवाब नहीं दिया जा सकता था। बेचारा मकालपुर का ये सीधा साधा वैद्यनाथ तो किस खेत की मूली था। अगर देवघर के मंदिर से साक्षात भगवान वैद्यनाथ भी धरती पर उतर आते तो शायद वे भी इस अनोखी दलील का कोई जवाब नहीं दे पाते। खैर, नतीजा ये हुआ कि कुछ ही दिनों में वैद्यनाथ के सामने एक बहुत भारी आर्थिक संकट आ खड़ा हुआ और फिर वो अपनी जान बचाकर एक नौकरी की तलाश में जी तोड़ कोशिश करने लगा। उन दिनों सावन का महीना चल रहा था। दिन भर आसमान से झमाझम बारिश गिरती रही और उस तेज बारिश में नौकरी की तलाश में सारा दिन बेकार भटकने के बाद ढलती हुई दोपहर में वैद्यनाथ थका हारा अपने घर लौट आया। अपने भीगे हुए कपड़े बदलकर और एक प्याली गरम चाय पीने के बाद वो जैसे ही बाहर वाली बैठक में आकर बैठा, तभी उसका दोस्त शशिकांत कमरे में दाखिल हुआ। उसने आते ही पूछा कि बद्रीनाथ बाबू क्या हुआ, क्या आज नौकरी का कोई सुराग मिला? गहरी थकान के मारे मसनद पर गिरते हुए वैद्यनाथ ने बहुत ही बुझे हुए सुर में कहा कि नहीं, कुछ भी नहीं मिला। शशिकांत ने गहरी सांस लेते हुए कहा कि सच पूछो तो आज के इस खराब बाजार में कोई भी काम धंधा मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तभी अचानक रविंद्र कमरे के अंदर आया और उसने शशिकांत की बात को बीच में ही काटते हुए कहा कि यह बात तो बिल्कुल सच है बद्रीनाथ बाबू, लेकिन आखिर आप नौकरी के पीछे भागी क्यों रहे हैं? अपनी बात को पूरा करते हुए उसने आगे कहा कि किसी इंसान को कभी किसी दूसरे की गुलामी या नौकरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धन की देवी लक्ष्मी तो हमेशा अपने खुद के व्यापार में ही बसती है। रविंद्र की उन बड़ी बड़ी बातों पर वैद्यनाथ ने रत्ती भर भी कोई ध्यान नहीं दिया। उसने हंसते हुए कहा कि मुझे तो बस इस बात का डर लग रहा है कि कहीं उस दिन की तरह आज भी सूरज और चांद के एक साथ निकलने से कोई भारी बवाल न मच जाए। वैद्यनाथ को अपनी बात पूरी भी नहीं करने दी गई और रविंद्र ने तुरंत कहा कि आज आपको उस बात का कोई खौफ नहीं होना चाहिए बद्रीनाथ बाबू। दिन भर की इस तेज बारिश और घने बादलों ने आज सूरज और चांद दोनों की गर्मी को पूरी तरह से ठंडा कर दिया है। शायद वे दोनों ही आज इस ठंडे मौसम में बिल्कुल बुझ चुके हैं। इसलिए इस वक्त तो बस एक प्याली गर्म चाय मिल जाए तो हम जैसे बेसहारा लोगों पर आपका सबसे बड़ा एहसान होगा। सच कहूं तो उस दिन सचमुच कोई बड़ा हंगामा या अनहोनी नहीं हुई, बल्कि सूरज और चांद यानी रविंद्र और शशिकांत दोनों ने एक राय होकर वैद्यनाथ को नौकरी छोड़कर अपना खुद का व्यापार शुरू करने की बहुत ही अच्छी सलाह दी। उस दिन भी रात का खाना खाने के बाद वैद्यनाथ न जाने कितनी ही गहरी उलझनों और ख्यालों का बोझ लेकर अपने बिस्तर पर लेटा रहा। वो मनी मन सोच रहा था कि वे दोनों बिल्कुल सच कह रहे हैं, क्योंकि असली दौलत तो सचमुच व्यापार में ही बसती है। बिना अपना काम शुरू किए भला कोई इंसान इतने पैसों का मुंह कैसे देख सकता है? और फिर सबसे बड़ी बात तो ये है कि व्यापार में एक बिल्कुल आज़ाद जिंदगी होती है। उसने सोच लिया कि उसे हर हाल में अपना व्यापार ही करना होगा, लेकिन ये प्रश्न उसके दिमाग को खाए जा रहा था कि अब उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे। अगर उसने अपनी सारी दौलत उस नए मकान में न फंसाई होती तो कितना अच्छा होता। उसे अब लगने लगा था कि वो मकान खरीदना उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल थी। इतनी देर में रसोई का सारा काम निपटाकर यमुना भी उसी कमरे में आ गई। उसने बिस्तर की तरफ देखकर बहुत ही प्यार से पूछा कि क्या बात है, तुम अभी तक सोई नहीं हो और किस गहरी सोच में डूबे हुए हो? वैद्यनाथ ने बेचैन होकर कहा कि इस ख्याल ने मेरी नींद उड़ा दी है कि मैंने अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। यमुना ने तुरंत टोकते हुए कहा कि तुमने एक नहीं बल्कि 2 बड़ी गलतियां की हैं। वैद्यनाथ ने हैरानी से पूछा कि भला वे 2 गलतियां कौन सी हैं, तुम ही बता दो। यमुना ने बहुत ही शांत स्वर में कहा कि तुम्हारी पहली भूल तो अपना वह मकालपुर गांव छोड़कर इस अजनबी शहर में आना थी, और दूसरी भूल ये थी कि तुमने पिताजी के उन पैसों से वहीं गांव में कोई अच्छी जमीन जायदाद क्यों नहीं खरीदी। ये सुनकर वैद्यनाथ ने बहुत ही रोकेपन से जवाब दिया कि मैंने उस बारे में जो कुछ भी किया है वो बिल्कुल सही किया। मुझसे सबसे बड़ी चूक तो ये हो गई कि मैंने
अपनी सारी जमा पूंजी इस कलकत्ता वाले मकान को खरीदने में लगा दी। जिस उम्मीद के साथ मैंने ये घर खरीदा था, अब मुझे साफ दिखाई दे रहा है कि मेरा वो सारा हिसाब बिल्कुल गलत साबित हो गया है। यमुना ने समझाते हुए कहा कि इस शहर में मकान खरीदने में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन अगर तुम अपने गांव वाले घर को कायम रखते हुए यहां मकान खरीद पाते तो ज्यादा अच्छा होता। वैद्यनाथ ने बहुत तेज झुंझलाहट के साथ कहा कि अरे, तुम तो दिन रात बस गांव गांव और गांव की रट लगाए रहती हो। वो गांव तो साक्षात मौत के दरवाजे जैसा है। भला कोई भी पढ़ा लिखा और समझदार इंसान उस पिछड़े हुए देहात में अपनी जिंदगी काट सकता है क्या? थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खामोश रहने के बाद उसने फिर से कहा कि मैं उस गांव के कीचड़ में जाकर अपनी जान नहीं दे सकता। तुम बस देखती जाओ, मैं इसी कलकत्ता शहर में रहते हुए एक दिन उस जमाने के 2-4 लाख रुपयों का मालिक बन जाऊंगा, जो आज के कई 100 करोड़ों के बराबर होंगे। पिताजी ने अपनी पूरी जिंदगी खपाकर जो 21,000 रुपए जोड़े थे, मैं उतने ही करोड़ों रुपए सिर्फ 21 महीनों में कमाकर दिखा दूंगा। अपने पति की ये बड़ी बड़ी बातें सुनकर यमुना बिल्कुल खामोश हो गई और उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। सच कहूं तो कुछ ही दिनों के अंदर वैद्यनाथ का वो नया मकान बिक चुका था। रात के चांद यानी शशिकांत ने वो मकान खरीदवाया था और दिन के सूरज यानी रविंद्र ने उसे बिकवा दिया। लेकिन ये सौदा इतनी ज्यादा जल्दबाजी में किया गया था कि वैद्यनाथ को जमाने के करीब 1,000 रुपये यानी आज के लगभग 10-15 लाख रुपयों का बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा। रविंद्र ने बाद में कहा कि अगर आप थोड़ा सा सब्र रखकर आराम से इसे बेचते तो मैं उस मकान को 16,000 रुपयों में बिकवा सकता था। खैर, जो भी हो, आज के 15 लाख रुपयों के बराबर की वो भारी रकम एक चढ़ावे की तरह देखकर इतनी बड़ी भूल को सुधार लेने पर वैद्यनाथ ने अपने हृदय में बहुत गहरी शांति और सुकून महसूस किया। उस जमाने में उन तीनों दोस्तों की आपसी सलाह के बाद कलकत्ता शहर के भीतर 3 नई दुकानें खोली गईं। शहर के बिल्कुल बीचों बीच यानी बहू बाजार में कपड़े की एक बड़ी दुकान खोली गई और उत्तर से लेकर दक्षिण तक यानी श्याम बाजार और भवानीपुर में परचून की 2 दुकानें शुरू की गईं। सच पूछो तो अगर उस जमाने के कलकत्ता के पश्चिम में पवित्र गंगा नदी और पूरब में धापा का वो खुला मैदान न होता तो शायद वैद्यनाथ उन दोनों दिशाओं में भी अपनी दुकानें खोलकर अपने व्यापार की मजबूत रस्सियों से पूरे कलकत्ता शहर को चारों तरफ से कसकर बांध देता। शशिकांत ने बहुत ही जोश में आकर कहा कि कुछ भी हो जाए, इन तीनों दुकानों से कम 500 रुपए के हिसाब से हर महीने करीब 1500 रुपयों का पक्का मुनाफा तो आएगा ही, जो कि आज के वक्त में कम से कम 3-4 लाख रुपयों की भारी कमाई के बराबर होगा। रविंद्र ने बीच में बोलते हुए कहा कि अगर आज के 3-4 लाख रुपयों जितना मुनाफा न भी हुआ तो भी सारे खर्चे निकालने के बाद उस जमाने के 1,000 रुपए यानी आज के करीब 2.5 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए। उन दोनों की ये मीठी बातें सुनकर वैद्यनाथ ने बहुत ही उत्साह में डूबकर मनी मन सोचा कि अगर सब कुछ काटकर मुझे सिर्फ 500 रुपए यानी आज का लगभग 1 लाख रुपया महीना भी मिल जाए तो मेरे लिए इतना ही काफी हो। ये सब तय होने के बाद रविंद्र और शशिकांत को उत्तर और दक्षिण की दुकानों को संभालने की जिम्मेदारी दे दी गई और वैद्यनाथ ने खुद शहर के बीच वाले हिस्से यानी बहू बाजार की उस कपड़े की दुकान का पूरा जिम्मा अपने सिर पर ले लिया। शुरू में तो दुकानों का काम बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ने लगा। ये देखकर वैद्यनाथ ने बड़े गुरूर के साथ अपनी पत्नी यमुना से कहा कि तुम बस 6 महीने और इंतजार करके देख लो, मैंने तुमसे एक दिन जो बात कही थी वो सच होती है या नहीं। लेकिन 6 महीने तो बहुत दूर की बात थी। मुश्किल से सिर्फ 3 महीने बाद ही हालात बिल्कुल पलट गए। ये साफ दिखाई देने लगा कि परचून की उन दोनों दुकानों में बचा हुआ सारा सामान और गल्ले की नकद रकम मिला के जितनी हैसियत बनती थी, बाजार के महाजनों का कर्जा उससे कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। मूलधन बचने की तो बात ही छोड़ दीजिए, सिर्फ कपड़े की दुकान के हिसाब किताब वाले उन पुराने बही खातों में कुछ 100 रुपयों का मुनाफा जरूर दिखाई दे रहा था। लेकिन उस छोटे से मुनाफे से 4 गुना ज्यादा पैसा उधार के रूप में ऐसे ढीठ लोगों के पास फंसा हुआ था जिनसे वो पैसा वापस मिलने की उम्मीद 18वीं सदी का कोई सीधा साधा इंसान भले ही कर लेता। और 20वीं सदी के उस चालाक जमाने में अगर कोई ऐसी उम्मीद करता तो यही समझना चाहिए कि अब उसके रांची के पागल खाने जाने का वक्त आ गया है। ऐसे बुरे हालातों में हमेशा जो कुछ होता आया है बिल्कुल वही हुआ। बाजार के सारे महाजनों ने मिलकर अदालत में मुकदमा ठोक दिया और श्याम बाजार और भवानीपुर की उन दोनों दुकानों को पूरी तरह से नीलाम करवा दिया। ये खौफनाक तमाशा देखकर वैद्यनाथ बहुत बुरी तरह से घबरा गया और उसने डर के मारे आनन फानन में
बऊ बाजार वाली कपड़े की वो तीसरी दुकान भी किसी दूसरे आदमी के हाथों बेच डाली। उस जमाने में चांदी के उन 20,000 सिक्कों की जिस भारी भरकम फौज ने कभी सीना तानकर उसे अमावस के डरावने अंधेरे से निकालकर पूनम की खूबसूरत चांदनी में खींच लिया था, और जो उसे गांव के नर्क से निकालकर कलकत्ता के इस स्वर्ग में ले आई थी, सच पूछो तो वो खजाना अब पूरी तरह से लुट चुका था। वैद्यनाथ ने जब अपना सारा हिसाब किताब जोड़कर देखा तो पाया कि अब उसकी जमा पूंजी के नाम पर आज के मुश्किल से 2-3 लाख रुपयों के बराबर सिर्फ 2,000 घायल सिपाही ही बचे हुए हैं। ये भयानक सच जानकर वैद्यनाथ बहुत गहरी फिक्र में डूब गया। वो बार बार यही सोचता रहा कि अब वो क्या करेगा और कौन सा नया रास्ता चुनेगा। अगर वो चुपचाप बैठकर अपने बचे खुचे पैसों को खाता रहा तो इस महंगे शहर में उसका गुजारा भला और कितने दिन चल पाएगा। आखिर अब इस मुसीबत से बचने का क्या रास्ता है। कलकत्ता के जिस स्वर्ग जैसे शहर में आकर अब वो एक ऐसे गहरे और दम खोटू अंधेरे में घिर गया था। मकालपुर जैसे उस पिछड़े हुए गांव के नर्क ने भी उसे कभी इतने खौफनाक अंधेरे में नहीं धकेला था। उस रात वैद्यनाथ की भूख, प्यास, नींद, सुख और शांति मानो सब कुछ एक साथ मिलकर उसे हमेशा के लिए छोड़कर चले गए थे। बहुत दिनों के बाद आज मकालपुर गांव की वो प्यारी सी तस्वीर उसके जहन में फिर से बहुत ही साफ और चमकदार होकर उभर आई थी। 7 पीढ़ियों पुराना उसका वो पुश्तैनी घर, बचपन से देखा भाला वो अपना सा गांव, हर दुख दर्द में साथ खड़े रहने वाले वे सच्चे पड़ोसी, उनका वो निस्वार्थ प्यार और उनके सीधे साधे मगर दिल से भरे हुए बर्ताव की हर एक बात अब वैद्यनाथ को एक एक करके याद आने लगी थी। आज जाकर उसे अपनी उस भयानक भूल का गहरा एहसास हो रहा था। कुछ पल के उस झूठे जोश और शहर के उस दिखावटी लालच में आकर जिस मकालपुर गांव में उसे कभी सिर्फ झाड़ियां और बेकार जंगल ही दिखाई देते थे, आज वही जंगल उसे किसी पवित्र तपोवन और खूबसूरत बगीचे की तरह लगने लगा था। उसे महसूस हो रहा था कि उसके गांव के मुट्ठी भर मिट्टी के कदमों में कलकत्ता जैसे ऐसे सैकड़ों बड़े शहर आकर लौट सकते हैं और वहां के एक पुराने पेड़ की जड़ों के सामने इस शहर के हजारों खूबसूरत पार्क भी धूल चाट सकते हैं। आधी रात बीत जाने तक इसी तरह की न जाने कितनी गहरी सोच में उलझते हुए आखिरकार वैद्यनाथ की आंख लग गई। उसे सपने में अपने उसी मकालपुर गांव की मीठी नदी दिखाई दी। वो नदी किसी सांप की तरह बल खाती और मुड़ती हुई कितनी खूबसूरती से बह रही थी। उस नदी के दूसरे किनारे पर बसे हुए उस छोटे से गांव का नाम भुरुली था, और इस तरफ बूढ़े शिव मंदिर से बिल्कुल सटकर मकालपुर का वो पुराना घाट बना हुआ था। वहां उस खुले मैदान के ऊपर से जो रास्ता सीधा पश्चिम की तरफ जाता था वो धूलों सिमेल गांव तक पहुंचता था, और जो रास्ता बिल्कुल सामने की तरफ जाता था वो सीधा गांव के भीतर उस बरगद वाले चौपाल तक चला जाता था। वहां से बस 2 कदम आगे बढ़ते ही दक्षिण वाला मोहल्ला शुरू हो जाता था। उसी मोहल्ले में शिबू राय का वो पुराना चंडी मंडप बना हुआ था, और उसके इस तरफ मन्ना परिवार का वो घना आम का बगीचा था। उफ, उस बगीचे में क्या ही मीठे और रसीले आम फला करते थे। उसी के ठीक बगल में खलिहान बना हुआ था। वो पूस का सर्द महीना था और वहां जोर शोर से धान पीटने का काम चल रहा था, जिसकी धपाधप आवाजें चारों तरफ गूंज रही थीं। उस तरफ वो बहुत बड़ी और खुली हुई गौशाला बनी थी। उनकी वो बिल्ली नाम की गाय कितनी सीधी और शरीफ थी, जो आम के पेड़ के नीचे बिल्कुल चुपचाप बैठी जुगाली कर रही थी। लेकिन वो रांगी नाम की गाय बहुत ही नटखट और शैतान थी, जो बाड़ा तोड़कर लौकी की सारी कोमल पत्तियां और टहनियां मजे से चबा गई थी। सपने में ही वैद्यनाथ घबराकर जोर से चिल्लाया कि जल्दी से बाहर आओ मां, ओ मां। अपनी ही चीख सुनकर वैद्यनाथ का वो मीठा सपना अचानक टूट गया। उस वक्त रात के शायद 2 या 2:30 बज रहे होंगे। उसने करवट बदलकर दोबारा सोने की बहुत कोशिश की, लेकिन उस रात फिर उसकी आंख कभी नहीं लग पाई। उन दिनों नदी किनारे मकालपुर के बाजार में सुबह का सुहाना वक्त था। सीछू मछुआरा अपना भारी जाल कंधे पर डाले मछली पकड़ने के लिए नदी की तरफ जा रहा था। तभी अचानक घोषालों की उस पुरानी परचून की दुकान के अंदर किसी को देखकर वो ठिठक गया और उस तरफ आगे बढ़ गया। उसने अंदर झांककर बड़ी खुशी से पूछा कि
अरे दादा ठाकुर, आप उस कलकत्ता शहर से कब लौट आए? बैद्यनाथ ने बड़े ही अपनेपन के साथ जवाब दिया कि मैं कल ही तो आया हूं सीचू। मछुआरे ने उम्मीद से पूछा कि तो क्या अब कुछ दिन आपका यहीं गांव में रहना होगा? बैद्यनाथ ने एक गहरी शांति और सुकून के साथ कहा कि हाँ, अब तो यहीं रहना होगा और अब मैं वापस कभी नहीं जाऊंगा। आखिर बाबूजी की इस पुरानी दुकान को भी तो मुझे ही देखना है। ये कहकर बैद्यनाथ उन खाली बोरियों को बड़े जतन से तह करके रस्सी पर सलीके से टांगने लगा। समाप्त।